सब कुछ शुरू होता है यी मैंशन से। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्यूक्सियान मॉडर्न वर्ल्ड से ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। अभी उसने उस लड़के की कहानी जानी है जिसका बॉडी उसने टेक ओवर किया है। ये लड़का यी फैमिली के हेड का इलेजिटिमेट सन था, कमजोर और डरपोक। माँ के बिना बड़ा हुआ, पूरी फैमिली ने उसे ह्यूमिलिएट किया और सबसे बुरी बात, यहाँ मार्शल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। उसके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं था, इसलिए हर वक्त बुली होता था। तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, ये बास्टर यहाँ क्या कर रहा है? शायद माँ को ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं। तीन और आ जाते हैं। कोई बोलता है उसकी माँ शायद स्ट्रीट पर अबैंडन हुई है। दूसरा बोलता है जरूर किसी ब्रॉथल में होगी। ये सब बस उसे ह्यूमिलिएट करने आते हैं। लेकिन हमारा श्यूक्सियन इस बार बोलता है चुप रहो। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये लड़का पहले हमेशा कावर्ड रहता था, आज अचानक वो थोड़ा ब्रेव लग रहा था। श्यूक्सियन फिर से कहता है लगता है तुम्हारे कान गंदे हैं, इसलिए दोबारा कहता हूँ चुप रहो। ये सुनकर उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। वो उसकी कॉलर पकड़कर बोलते हैं लगता है तुझे एक लेसन चाहिए। वो उसे शेक करते हैं और श्यूक्सियन लड़ना चाहता है लेकिन बहुत वीक है। तभी कोई पूछता है तुम लोग कर क्या रहे हो? एक लड़की इशारा करके कहती है ये लड़का फिर भी फैमिली के हेड का बेटा है, इसे मत छुओ। उसका नाम था यी चिनफेंग। एक लड़का दूसरे से फुसफुसाता है मैडम को इस लड़की का खाना बहुत पसंद है, बेहतर होगा ट्रबल न करें। वो श्यूक्सियान को जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं और बोलते हैं आज किस्मत अच्छी थी, अगली बार पिटाई पक्की। चिनफेंग उसे उठने में मदद करती है और पूछती है तुम ठीक हो? लड़के की यादें देखते हुए श्यूक्सियान को याद आता है कि ये अकेली थी जिसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, अचानक फीमेल डेली लाइफ स्किल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक अच्छे रीइंकार्नेटर की तरह श्यूक्सियान को सरप्राइज नहीं होता। उसे मैसेज मिलता है वो फीमेल डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकता है और उनकी डेली लाइफ स्किल्स जितनी इंप्रूव होंगी उतना ही वो स्ट्रांग होगा। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक डिसाइपल हो सकती है। ये सिस्टम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उधर यी चिनफेंग सोच रही होती है ये बेवकूफ मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। श्यूक्सियान उसे देखता है और समझ जाता है कि फीमेल डिसाइपल चाहिए तो ये परफेक्ट चॉइस है। वो पूछता है क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? चिनफेंग हंसते हुए बोलती है नॉनसेंस मत बोलो। फिर थोड़ी शरारत से कहती है अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो मान लो मैं तुम्हारी डिसाइपल हूँ। वो हाथ हिलाकर बाएं कहती है मैं वापस किचन जा रही हूँ। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही थी लेकिन मैं बात ये थी कि डिसिप्लिन रिक्रूट हो चुकी थी, वो भी कुकिंग स्किल के साथ। जैसे ही उसने एग्स पकाना शुरू किया उसी पल से श्यूक्सियान को पॉइंट्स मिलने लगे। किचन में एक और औरत उसे कहती है जल्दी कर ये बॉइल्ड एग्स ले जा। वो दौड़ पड़ती है और मीनवाइल हमारा लड़का पीछे पीछे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहा था। वो कैरेट्स काटती है, लेटिस तैयार करती है, सबके लिए खाना बनाती है। लोग हंसते हैं, ये बेवकूफ 3 लोगों का काम कर रही है और पैसे मिलते हैं एक का। लेकिन पीछे दीवार के पास खड़ा श्यूक्सियन एक्सपीरियंस कमा रहा था और लड़की की कुकिंग स्किल भी लेवल अप हो गई। ये देखकर उसे लगा अगर टैलेंट का इनिशियल लेवल इतना काम आ रहा है तो मुझे दुआ करनी चाहिए कि ये लड़की बहुत खाना पकाए। वो सोचता है कि उसे तो पूरी सिटी के लिए खाना बनवाना है। तभी सिस्टम कहता है एक डेली लाइफ स्किल चुनो। ऑप्शंस थे फॉरेजिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और कई और। श्यूक्सियन समझ गया कि इस कॉम्बैट हैवी दुनिया में फाइट के अलावा सब ऑर्डिनरी स्किल्स माने जाते हैं, तो उसने चुन लिया फिशिंग। लेकिन सिस्टम की छोटी स्किल बूस्ट के बावजूद ये आसान नहीं था। पानी हिला, उसे लगा कुछ हुक पर फंसा है। वो खींचता है और एक बड़ी फिश पानी से बाहर कूद जाती है। वो पकड़ने ही वाला था कि अचानक किसी की आवाज आती है हेल्प, और उसी वक्त वो फिश उसके चेहरे पर स्लैप कर देती है। गुस्से में वो पलट कर देखता है भाई ऐसे टाइम पर कौन हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन ये आवाज रोने के साथ मिली हुई थी। पास के एक घर में किसी को दीवार पर फेंका जा रहा था। डैम, ये क्या हमारी कुक को परेशान कर रहे हो? मत करो। ये वही लड़का था जिसने पहले श्यूक्सियन को प्रोवोक किया था। वो कहता है ये है कीमत उस मामले में घुसने की, अब तुझे सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन करने से पहले ही उसके मुंह पर एक फ्लाइंग किक लगती है और वो सीधा खिड़की से बाहर चला जाता है। हमारा लड़का एंट्री ले चुका था स्टाइल में और अब तक के कुकिंग एक्सपीरियंस की वजह से वो थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था। लड़के चिल्लाते हैं इस बास्टर्ड ने हमारे बॉस पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन श्यूक्सियन ज्यादा इंप्रेस था इस बात से कि सिर्फ एग्स खाकर ही वो सच में स्ट्रांग हो गया। तभी एक और लड़का एल्बो स्ट्राइक करता है और बोलता है पीठ दिखाकर बड़ी गलती की, पर ये बेचारों की ताकत पहले ही कम थी, अब तो कोई चांस नहीं। श्यूक्सियान पहले अटैक से बचता है, तभी दूसरा किक लेकर आता है। चीफ का बेटा है तो क्या, इसे लाइटली मत लेना। बाएं से एक और एल्बो स्ट्राइक आता है, दोनों हवा में होते हैं और हमारा लड़का बस एक कदम पीछे लेता है। नतीजा दोनों आपस में टकरा जाते हैं जैसे पूरी तरह बेवकूफ। एक का पैर दूसरे के चेहरे पर लगता है और श्यूक्सियन दूसरा वाला सॉलिड किक मारता है सीधा उसकी ग्रोइन पर। डैम, ये लड़का सच में रुकता ही नहीं। बेचारा दुश्मन कांपता हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। बाकी सब डरकर भाग गए और चिल्लाए तू इसका बदला जरूर चुकाएगा। पीछे से कोई आवाज आती है क्या तुम सच में वही श्यूक्सियन हो जिसे मैं जानती हूँ? वो थी चिनफेंग। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक श्यूक्सियन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर उसे वो पल याद आता है जब उसने डिसाइपल बनने को कहा था और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने कुछ दिन पहले ही अपने टैलेंट्स अवेकन कर लिए हैं। इतनी तेज ग्रोथ देखकर चिनफेंग को लगा उसके पास जरूर कोई रेयर टैलेंट है। वो तुरंत घुटनों पर गिरती है, उसे थैंक करती है और डाउट करने के लिए माफी मांगती है। श्यूक्सियन हाथ बढ़ाता है और कहता है उठो, तुम तो हमेशा मेरी मदद करती आई हो। साथ चलते हुए चिनफेंग बताती है कि जिनका टैलेंट रूट नहीं होता
वो आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए उसकी सिचुएशन सबसे अलग है। वो बोलती है, ये सच में अनबिलीवेबल है कि तुम जैसे लूजर जिसने 20 साल जिंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दिए और जिसे सब ट्रैश समझते थे, आखिरकार कुछ अवेकन कर पाए। शिवशेन बस मुस्कुराता है, सोचता है क्या मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जैसे ही वो लोग यी मैंशन पहुंचते हैं, कोई छिनफंग का कान पकड़ लेता है। वो था बटलर जंग। वो विनती करती है, जरा सॉफ्टली प्लीज, लेकिन जंग गुस्से से कहता है, लगता है तुझे थोड़ा पेन मिलना चाहिए, ज्यादा सोचने लगी है अपने बारे में, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा खाना बना लेती है। तभी हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, किसने इजाजत दी मेरी डिसाइपल को चोट पहुंचाने की। तभी एक और आवाज आती है, बहुत बोल्ड होते जा रहे हो तुम। वो थी ल्यूशी, मैंशन की लेडी। वो कहती है, बाहर ट्रबल क्रिएट करना ही काफी नहीं था, अब अंदर भी करने लगे हो। लेकिन शिवशेन कामली जवाब देता है, गलती तो बटलर की थी, उसने छिनफंग को हर्ट करने की कोशिश की। ल्यूशी गुस्से से बोलती है, जवाब मत दो। बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे मैंशन से निकाल देना चाहिए। तभी एक आदमी आगे आता है, यीबा। वो कहता है, ऐसे बेकार इंसान को तो पहले ही निकाल देना चाहिए था, ये बस मैंशन के रिसोर्सेज चूस रहा है। वो था ल्यूशी का बेटा। ल्यूशी फिर अनाउंस करती है, अगले 3 महीने बिना वेजेस के रहोगे जब तक मास्टर वापस नहीं आते। लेकिन बटलर जांग अभी भी फ्यूरियस था। वो बोलता है, ये सजा बहुत हल्की है इस बास्टर्ड के लिए। बाद में खिड़की के पीछे यीबा अपनी माँ से कहता है, हमें जल्दी ही इस लड़के से छुटकारा पाना होगा, सुना है ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। उसकी माँ कहती है, इम्पॉसिबल है, इस शहर में कोई टैलेंट अवेकन कर ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा किसी बेकार टेक्निक सीख ली होगी, जल्दी ही सब खत्म कर देंगे। आखिरकार वो याद करती है कि उन्होंने उसे डुबोकर मारने की कितनी कोशिशें की थीं, लेकिन किसी तरह वो मौत से भी वापस लौट आया। अगली सुबह सब लोग मैंशन के सामने इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। एक आदमी बताता है, अब से नई लड़की पूरे मैंशन का खाना बनाएगी। किचन में छिनफंग हाथ फैलाकर खड़ी थी। भाई, ये लड़की तो ऐसे थी जैसे फायर ही फेंक रही हो। जैसे ही उसने फिश काटनी शुरू की, उसने इतने तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक्स मारे कि बाकी सब डर गए। सबको उसकी मूव्स में एक डेडली इंटेंट महसूस हुआ। मीनवाइल चूशियन एक्सपीरियंस कमा रहा था और उसे पता चलता है कि छिनफंग अब अप्रेंटिस लेवल तक पहुंच चुकी है। साथ ही उसका सिस्टम अनलॉक करता है एक और डिसाइपल रिक्रूट करने का ऑप्शन और नया टैलेंट आयरन स्टमक, जिससे वो खाना खाकर एट्रीब्यूट्स गेन कर सकता है। सिस्टम चेक करते हुए शिवशेन शॉक में आ गया। इतनी फास्ट प्रोग्रेस और ऊपर से ऐसा टैलेंट जो खाने से स्किल्स देता है। सीन बदलता है, शिवशेन बुक स्टोर पहुंचता है। वहां स्टाफ मेंबर पूछता है, यंग मास्टर शू, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हमारा लड़का बोलता है, मुझे सबसे पावरफुल टेक्निक चाहिए। स्टाफ सोचता है, ये लड़का तो बिना टैलेंट का है, फिर इतनी बड़ी बात क्यों मांग रहा है। वो पीछे खड़ी एक लड़की की तरफ देखता है और कहता है, बिगिनर्स टेक्निक ले आओ। वो लड़की थी लिu यांगशुओ, बेहद खूबसूरत, और साफ लग रहा था कि आगे चलकर ये भी हमारे बॉय की डिसाइपल बनेगी। वो बिगिनर्स टेक्निक लाती है, लेकिन शू शेन कंप्लेन करता है, मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट मांगी थी। लिu यांगशुओ हंसकर कहती है, अगर तुम इसे 5 साल में मास्टर कर लो तो भी लकी समझना। तभी आउट ऑफ नोवेयर शू शेन 3 कॉइन्स काउंटर पर रख देता है। स्टोर क्लर्क का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो कहता है, यंग मास्टर शू से ऐसे बात नहीं की जाती। अब सच में पावरफुल टेक्निक लाने का टाइम है। लड़की मटर करती है, इतना इनकॉम्पिटेंट इंसान और इतनी एम्बिशन पहली बार देखा है। वो किताब लाकर उसे देती है और बोलती है, अगर तुमने इसे लाइफ टाइम में मास्टर कर लिया तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे सिर पर बनाना सुगाऊंगी और सड़क पर बाल धोऊंगी। हमारा लड़का काल्मली बोलता है, वर्ड रखना, क्योंकि स्टोर ओनर ने सब सुना है। लड़की हंसते हुए बोलती है, मैं तो लाइफ टाइम इंतजार करूंगी। लेकिन शू शेन वहीं स्मार्ट बन जाता है, मुझे तो अभी करके दिखाना है। और उसने सोचा कि अपने ईटिंग टैलेंट से ही इस बुक को कंज्यूम कर ले। शॉप वाले शॉक में रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शू शेन किताब पूरा निगल चुका था। वो पलट कर थम्स अप देता है, लेकिन अगले ही पल उसे नौजिया शुरू हो जाती है। तभी उसके शरीर से स्मोक निकलने लगता है, एक नीली ऑरा फैलती है और लगता है उसका बॉडी और स्ट्रांग हो रहा है। बुक्स शेल्फ से उड़ने लगती हैं और पल भर में वो गायब हो जाता है। हॉल के पार स्प्रिंट करता हुआ, छत से छत पर कूदते हुए, उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक वो इतना फास्ट कैसे हो गया। पल भर में वो लड़की के सामने लौट आता है और स्टोर क्लर्क शॉक होकर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल। उसे याद आता है कि सबसे पावरफुल एंसेस्टर्स को भी ये टेक्निक सीखने में सालों लग जाते थे। तभी लड़की हार मान लेती है। अगले सीन में बाल्टी जमीन पर रखी है और वो स्ट्रीट में अपना बाल धो रही होती। कम से कम उसने अपना वादा निभाया। बात बाहर फैल जाती। सब डिस्कस करने लगते हैं कि लड़के ने रॉयल्टी टेक्निक सीख ली है। लोग मानते नहीं जब तक हमारा लड़का खुद आकर लड़की से नहीं कहता, बस अब काफी है। फिर वो पूछता है, तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स या हॉबीज हैं? लड़की अचानक सवाल से कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो कहती है, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन राइटिंग और पेंटिंग पसंद है। हमारा लड़का हंसकर बोलता है, ये भी ग्रेट टैलेंट्स हैं, अब तुम मेरी डिसाइपल बनो। लड़की मान जाती है, लेकिन पूछती है, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाओगे? वो जवाब देता है,
अभी नहीं, बस राइटिंग और पेंटिंग पर ध्यान दो। बेचारी अंशु सोच में पड़ जाती है, ये लड़का कितना अजीब है। लेकिन मीनवाइल उसने एक और डिसाइपल हासिल कर ली थी, इस बार कैलीग्राफी में एक्सपर्ट। उसके बाद वो और बुक्स पकड़ता है, लेकिन उसकी एबिलिटी पर कूल डाउन लगा था। सच कहूं तो मैं इतना स्मार्ट नहीं होता कि सिस्टम को ऐसे चीट कर पाता, लेकिन ये चालाक लड़का कर रहा था। और तभी वो एक और किताब निगल जाता है। अचानक पीछे से कुंग फू पैंडा टाइगर आ जाता है, एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और लगता है कि पास के पहाड़ों से कोई सब देख रहा था। पर्पल मस्टाश वाला आदमी गुस्से में कहता है, डीमन का इस्तेमाल सही नहीं था। लेकिन दूसरा बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा तो मर ही गया है। तभी श्यूक्सियन उनके पीछे प्रकट होता है और पूछता है, कौन मरा है, जरा बताओ। दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। ये बास्टर्ड जिंदा कैसे है, वो भी बिना एक खरोंच के। एक दूसरे से पूछता है, क्या पक्का है कि इस लड़के में टैलेंट नहीं है? लाल कपड़े वाला था युबा, मनशन वाली औरत का बेटा। हमारा लड़का ठंडे अंदाज में बोलता है, मुझे पता है तुमने मुझे डुबोकर मारने की कोशिश की थी, इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना? युबा कांपने लगता है और पूछता है, डीमन कहाँ गया और वो अटैक क्यों नहीं कर रहा था? साइड में देखकर पता चलता है कि डीमन का बॉडी तो पड़ा है, लेकिन उसका हेड गायब है। तभी पर्पल मस्टाश्ड आदमी चैन पंच मारते हुए आता है, बोलता है अब उसको खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन चैन आसानी से डॉज कर देता है और बोलता है कि कम से कम इससे अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। चैन को पूरा भरोसा है कि ये लड़का तो अभी अभी जागा है, हारना नामुमकिन है। लेकिन हमारा हीरो उसके पंच को हाथ से रोक देता है, एल्बो मारता है और फिर सीधे उसके चेहरे पर सॉलिड हिट लगाता है। एक ही वार से चैन पूरा जंगल पार उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो लड़का थोड़ी देर पहले लिटरल कचरा था, अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैन घिसटते घिसटते भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का बस मुस्कुराकर कहता है, लगता है वो बुक सच में अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई। चैन अब डर चुका है, समझ चुका है कि अगर भागा नहीं तो यहीं मर जाएगा। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और कूदकर भाग निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि लड़का काफी दूर है, अब तो बच जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल चैन उसके पीछे खड़ा होता है और पूछता है, कहां भाग रहा है? वो उसका चेहरा पकड़कर जमीन में दे मारता है। अब चैन को समझ आ जाता है कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। चैन डर कर दया की भीख मांगने लगता है। वो चेतावनी देता है कि वो इस जगह का ऑफिशियल है, अगर उसे मार दिया तो चैन मुसीबत में फंस जाएगा। चैन मानता है कि ये झंझट तो उसे भी नहीं चाहिए और अचानक गायब हो जाता है। चैन राहत की सांस लेता है, सोचता है कि लड़का भाग गया। लेकिन तभी हमारा हीरो वापस आता है। अब उसके हाथ में डीमन के क्लॉज होते हैं। वो बोलता है कि ऑफिशियल होना मायने नहीं रखता। जब तुमने उस कुत्ते यीबो के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रची, तुम्हें मरना ही चाहिए। चैन वक्त मांगता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मकान में यीबो बेचैन होकर कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भाग आया। लेकिन तभी वो साइड में देखता है, हमारा लड़का वहां से बिल्कुल सेफ चलता हुआ निकल रहा है। उसका सिस्टम अब लेवल 4 पर है। यीबो कांपने लगता है और उसकी माँ उसे डांटती है कि लड़के का टैलेंट चुरा लिया और फिर भी उससे पीछे हो। लेकिन यीबो कहता है कि चिंता मत करो, जू शेन की शिकायत सरकार को होगी और वो एग्जीक्यूट होगा। पर उसकी माँ बोलती है कि उस पर भरोसा मत कर, सुना है बॉडी पर क्लॉ मार्क्स मिले हैं। तो सब यही मानेंगे कि डीमन ने मार डाला। असल परेशानी ये है कि अब सबको यकीन हो चुका है कि लड़का सच में अवेकन हो गया है, जबकि ये नामुमकिन था। इस बीच हमारा हीरो सीढ़ियों पर बैठा एक बोल में मछली पकड़ रहा है। वो सिस्टम को ट्रिक कर रहा है, क्योंकि इतनी बेवकूफी वाली चीज करने पर भी उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो छोटी सी मछली पकड़ लेता है और उसे 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लोगों में अफवाहें फैलने लगती हैं कि वो मार्केट से मछलियां खरीदता है और फिर खुद ही बोल से पकड़ता है। यीबो पूछता है कि पक्का है? आदमी कहता है, हाँ, मैंने उसे एक सेकंड भी नजर से दूर नहीं होने दी। अब यीबो और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो इतनी मेहनत करके भी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। और ये लड़का जो अपनी ही मछली पकड़ रहा है, दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तभी अचानक हमारा हीरो की फिशिंग स्किल अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच जाती है। अब उसे बेटर क्वालिटी मछलियां पकड़ने के लिए नई जगहों पर जाना होगा। उसी वक्त किसी अजनबी का लेटर उसके पास आकर गिरता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद ये चिट्ठी किसी सीक्रेट एडमायरर की होगी, लेकिन पता चलता है कि ये तो डीमन सप्रेशन डिवीजन की सिलेक्शन के बारे में है। असल में जिस आदमी को श्वेक्सुआन ने मारा था, वो इसी एसोसिएशन का हिस्सा था और अब उसे पता है कि ये लोग उससे नफरत करेंगे। कुछ देर बाद चिनफंग बताती है कि सिलेक्शन होने वाला है, तो फिर वो ऐसे आराम से क्यों घूम रहा है। लेकिन वो कहता है कि उसके जैसे इंसान के लिए, जिसे हमेशा नीचा दिखाया गया, ये मौका तो बस मजाक है। चिनफंग मान लेती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि वो बार बार हवा में हाथ क्यों हिलाता है जैसे कोई बेवकूफ। ये लड़का तो सिस्टम इस्तेमाल करते वक्त छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। वो बताता है कि उसे नहीं पता सामने किस तरह के ओपोनेंट्स होंगे, लेकिन वो पहले से तैयारी कर रहा है। इस बीच चिनफेंग का कुकिंग लेवल इतना बढ़ गया कि अब उसे एक्सोटिक क्विजीन सिखानी पड़ेगी, और जब वो ये सीखेगी तो उसका बनाया खाना एनर्जी से भरा होगा और लोग मजबूत बनेंगे। हीरो को अजीब लगता है कि वो कैसे सिखाएगा, लेकिन सिस्टम खुद उसे एक स्किल पॉइंट देता है जिसे वो ट्रांसफर कर सकता है। बिना कुछ सोचे वो हाथ चिनफंग के माथे पर रख देता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो पूछती है कि ऐसे माथे पर क्यों हाथ रखा। लेकिन अचानक उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसके दिमाग में हजारों स्पिरिचुअल फूड रेसिपीज भर जाती हैं। वो तुरंत खुशी से चिल्लाती है कि नए रेसिपीज
एबिलिटीज आ गए हैं और उसे अभी ट्राई करना है। उसी वक्त युएन शू भी राइटिंग और पेंटिंग में लेवल अप कर लेती है। हीरो समझता है कि ये लड़कियां सच में मेहनत करती हैं। इसके ऊपर उसे एक नया सब स्पेस भी अनलॉक हो जाता है जहां उसके डिसाइपल्स चीजें स्टोर कर सकते हैं और वो बाद में रिट्रीव कर सकता है। वो सबको समझा देता है और दोनों को फिर काम पर भेज देता है। दोनों धन्यवाद देती हैं और फिर से काम में लग जाती हैं। लेकिन युएन शू को अजीब लगता है कि वो खाली हाथ क्यों जा रहा है। चिनफंग बताती है कि शायद वो चीजें किसी सब स्पेस में स्टोर कर रहा है। हालांकि युएन शू को इसका मतलब समझ नहीं आता। फिर सीन बदलकर डीमन सप्रेशन डिवीजन के एंट्रेंस पर आता है। गेट गार्ड उससे रिकमेंडेशन लेटर मांगता है। जैसे ही पढ़ता है पूछता है कि क्या वो बदनाम सुशियन ही है। हीरो हाँ कहता है और तुरंत उसे मर्डरस इंटेंट महसूस होती है। वहां मौजूद सब लोग जानते हैं कि ये वही है जिसने ओल्ड चेन को मारा था और ये परिवार का इलेजिटिमेट बेटा है जिसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। हीरो समझ जाता है कि ये यी बा और उसकी माँ की चाल है और अफसोस ये योजना बहुत अच्छे से काम कर गई। अब वो सबका निशाना बन चुका है। तभी कोई ऐलान करता है कि मास्टर लायन आ गए हैं। एक आदमी बैंगनी रोब पहनकर भीड़ में चलता है और हमारा लड़का सोचता है कि ये कौन है। पास खड़ा कोई कहता है कि शायद ये तुम्हारा पहली बार यहाँ आना है। फिर वू चिंगन समझाता है कि लायन ने बाकियों से बहुत कम समय ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए कहता है कि ये तो जैसे नैरेटर का रोल निभा रहा है। लायन अपनी फैमिली की रेपुटेशन की बात करने ही वाला था कि अचानक कोई और आता है और उसे लात मारकर किनारे कर देता है। हमारा लड़का पूछता है कि ये कौन है। तब आदमी बताता है कि पिछले साल ये ग्रैंड प्रोगेसी था। क्वीन खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर इस साल उसे एक और डीमन कोर मिल गया तो वो अगले रियल में पहुंच जाएगा। तभी एक विशाल गंजा आदमी जो लगभग 3 मीटर लंबा है उसे हटने को कहता है। हमारा लड़का पीछे मुड़कर उसे देखता है और तुरंत रास्ता छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब ये नया आदमी आया है उसे नीचा दिखाने और पूछता है कि ये कौन है। वो चंगेन बताता है कि ये उत्तरी परिवार से है और पिछले 10 सालों का सबसे प्रॉमिसिंग डिसाइपल है। पिछले साल डीमन केव में ये बिल्कुल अज्ञेय था, लेकिन तभी गंजे आदमी को सुनाई देता है कि मिस झाओ आ रही हैं। एक काली औरा से घिरी हुई लड़की नजर आती है। लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई डीमन तो अंदर नहीं आ रहा। असल में ये लड़की एक तीसरे रेल्म के व्हाइट टाइगर पर सवार होती। उसका नाम जाओ युए हुई है और वो झाओ परिवार की एयर है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। व्हाइट टाइगर उस उत्तरी गंजे आदमी को सूंघता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही टाइगर आगे बढ़ता है वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। हमारा लड़का समझ जाता है कि ये व्हाइट टाइगर पहले वाले टाइगर से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपने एक्सप्लेनर से पूछता है कि ये लड़की कौन है और इसे इतना खतरनाक बीस्ट कैसे कंट्रोल कर रही है। वू चेंगन समझाता है कि जाओ ब्लड लाइन में एक एबिलिटी होती है जिससे वो इस दुनिया के रेयर बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग सोच रहे थे कि जाओ परिवार की शक्ति अब घट रही है, लेकिन इस लड़की को सदी की जीनियस माना गया। लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि लोग पहले से ही उसे फ्यूचर ग्रैंड मास्टर मान रहे हैं। इसी बीच शूशियन भी चकित है कि यहाँ लगातार नए लोग आते ही जा रहे हैं। फिर सीन एक विशाल अरीना में बदलता है जहाँ चारों तरफ स्टैच्यूज लगी होती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी भव्यता देखकर कहता है कि ये सब कितना विशाल है। एक्सप्लेनर बताता है कि हर स्टैच्यू में डिवाइन पावर है और वो डीमंस को केव के अंदर सील करके रखते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि उसे किस केव में जाना चाहिए। वो समझाता है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है और फिर उसी के हिसाब से केव असाइन होती है। अगर तुम फर्स्ट रेल में हो तो फर्स्ट केव, अगर सेकंड रेल में हो तो सेकंड केव। हमारा लड़का पूछता है कि मिस जाओ तो सेकंड रेलम की है तो क्या वो सेकंड केव में जाएगी, लेकिन असलियत ये है कि वो थर्ड रेलम केव में जाएगी। इस बीच शूशियन अब भी आराम से एक्सपीरियंस कमा रहा था, कभी छिनफांग की कुकिंग से और कभी युएन शू की किताबें लिखने से। एक गार्ड ने कहा कि उस लड़की को केव में भेजना गलत है, लेकिन दूसरा बोला तुझे अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी टैलेंटेड है। उसने ब्लड लाइन परफेक्ट तरीके से इनहेरिट किया है और आसानी से हाई लेवल डेमन को हरा सकती है। इस साल के सारे डिसिप्लिन में भी वही सबसे अलग है। हमारा लड़का इंप्रेस हुआ, लेकिन पीछे वाले ने चेतावनी दी, ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम दोनों को सिर्फ बेसिक केव में जाने की इजाजत है। तभी अचानक किसी ने घोषणा की कि शू शियन को थर्ड रेल्म केव में भी जाना होगा। वू चेंगेन डर गया, बोला ये तो बहुत डेंजरस है, इसका मतलब लड़के को मौत के मुंह में धकेलना है। लेकिन गार्ड ने तलवार निकाल ली, पूछते हुए क्या तुम इस जगह के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो। उस वक्त शू शियन बोला दोस्त पर हमला करने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। बाकी लोग हैरानी से देखने लगे और बोले लगता है इन्हें सच में इसे मरवाना है। जाओ युहुई ने देखा कि लड़का उसके साथ केव में दाखिल हो रहा है तो सोचा ये तो पक्का मर जाएगा, अभी से इसका डेथ सर्टिफिकेट फैमिली को भेजने की तैयारी कर लो। केव के अंदर एक बड़ा सा रैट तलवार पकड़े खड़ा था। वो दूसरे रैट से बोला मैं इंसानी स्पिरिट सूंघ रहा हूँ, वो भी फर्स्ट रेल्म का, एक कमजोर डीमन भेज दो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चू शियन आराम से छुपा बैठा है, थैंक्स टू वो स्क्रोल जो यंग शो ने उसके लिए बनाया था। उसने सिस्टम खोला जो चिन फिंग के बनाए हुए फूड से भरा पड़ा था और अपने एट्रीब्यूट्स बूस्ट करने लगा। 4 दिन तक बस खाता रहा और उसका अटैक, डिफेंस और स्पिरिट 50% तक बढ़ गया। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया कि चिन फिंग और यंग शुओ को लेवल अप कराने के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स चाहिए। लड़के को समझ आ गया कि अब आराम के दिन खत्म,
एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि पास में स्ट्रॉन्ग डीमंस थे, इसीलिए इंतजार करने लगा। वो इनविजिबल रहते हुए भी फिशिंग कर रहा था, एक्सपीरियंस कमा रहा था। तभी एक रैट ने उसकी मौजूदगी महसूस की और हमला किया, लेकिन किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया। निकला कि ये सब झाओ युएहुई की वजह से हो रहा था। रैट ने हैरानी से पूछा, तू इंसान को क्यों डिफेंड कर रही है? लेकिन उसकी ग्लोइंग आईज और हिप्नोसिस में फंसे छोटे रैट को देखकर समझ गया कि ये ब्लड लाइन एबिलिटी है। मगर अब देर हो चुकी थी। उसकी पीठ पर वार हुआ, तलवार खिंच गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक सामने एक पूरी आर्मी आ गई, लेकिन जाओ युएहुई खुश हो गई। अब असली डांस का वक्त है। कुछ ही पलों में रैट्स आपस में लड़ने लगे और चारों तरफ लाशें बिखर गईं। वो बोली, सेकंड रियल्म क्रीचर्स को हराना तो बहुत इजी है। तभी पीछे से आवाज आई, अगर ऐसा है तो अब तुम्हारी परीक्षा का वक्त है। ये थे मोल ब्रदर्स, लेवल 2 बॉस। पल भर में एक उसके पीछे पहुंच गया और बोला, हमारे लेग मूवमेंट्स तुम्हारे बस के नहीं। वो अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी एक्टिवेट करने लगी, लेकिन रैट्स डॉज करते हुए बोले, ये हम पर काम नहीं करेगा। फिर एक के बाद एक कट्स पड़े और ऐसा लगा जैसे लड़की सच में चोट खा गई। मैं भी शॉक में आ गया। उसका सिर लिटरली रैट के हाथ में था। रैट ने जीत का ऐलान किया, लेकिन लड़की हंस पड़ी और बोली, क्या सच में तुझे लगा मैं मर गई हूं? यार, मैं भी उसकी जिनजुत्सु में फंस गया। इस रैट ने अपने ही दोस्त को मार दिया था। उसके बगल में खड़ी लड़की बोली, ये सोचना बहुत नाइव था कि मेरी ब्लड लाइन एबिलिटी काम नहीं करेगी सिर्फ इसलिए कि तुम ब्लाइंड हो। गुस्से में रैट फिर से उस पर झपटा, जैसे वो इस औरत को किसी भी हालत में मारना चाहता हो। उसकी तलवार के वार से लड़की का शरीर कई जगह कट जाता है। चूहा हंसते हुए कहता है कि वो उसकी ब्लड लाइन से भी तेज है, लेकिन लड़की बस मुस्कुराती है और कहती है, ये सब बेकार था। अचानक उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है। लड़की आगे बढ़ती हुई गुफा में एक नदी तक पहुंचती है। दूसरी तरफ कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो है वुल्फ लॉर्ड, इस जगह का शासक और तीसरे रेल्म का बीस्ट। वो राक्षस कहता है कि शायद यही वो जीनियस गर्ल है, लेकिन वो वही नहीं है जिसे उसे मारने के लिए भेजा गया था। लड़की हैरान हो जाती है, भेजा गया किसी को मारने के लिए? उसने कभी नहीं सोचा था कि वही एसोसिएशन जो डीमंस को मारने का काम करती है, वो उनके साथ मिल भी सकती है। वुल्फ लॉर्ड एक स्पीयर बुलाता है और कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये सेंचुरी की जीनियस कितनी ताकतवर है। यूमी अपना बैंडाना नीचे खींचती है, बिल्कुल गोजो स्टाइल, और कहती है कि उसे हाई लेवल डीमंस को हराने का पूरा तजुर्बा है। वो हंसकर जवाब देता है, देखते हैं, और अगले ही पल एक टर्टल को छेद कर उसका गला तक काट देता है। लड़की फटाफट पीछे हटती है। उसे पता है कि अगर उसका डेथ सब्स्टिट्यूट एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट नहीं होता तो वो मर चुकी होती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काम क्यों नहीं कर रही। वो बैंडाना हटाती है और अपने डीमन टाइगर को बुलाती है। टाइगर आते ही वुल्फ लॉर्ड पर हमला कर देता है। राक्षस मानता है कि वो सचमुच इंप्रेसिव है। इस लेवल के लोग तो अब तक मर चुके होते, लेकिन फिर भी वो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मरना तो तुम्हें भी है। लड़की अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी एक्टिवेट करती है और उसे रुकने का आदेश देती है, लेकिन हैरानी की बात है कि भेड़िया रुकता ही नहीं। वो स्पीयर से हमला करता है और किसी तरह टाइगर उसे बचा लेता है। एक जोरदार धमाका होता है। वुल्फ लॉर्ड कहता है कि ये गजब है, ह्यूमनॉइड फॉर्म में भी ये टाइगर इतना ताकतवर है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि गुफा तक टूटने लगती है। फिर वो पीछे हटता है और कहता है, अब बहुत हुआ, अब रियल फाइट शुरू होगी। वो अनलीश करता है सर्पेंट स्पीयर अटैक। हथियार सांप की तरह लहराता हुआ यूमी की तरफ बढ़ता है। टाइगर पूरा दम लगाकर लड़ता है, यहाँ तक कि पलटवार भी करता है, लेकिन जैसे ही उसका पंजा वार करने जाता है, अचानक वो रुक जाता है। भाले ने उसे छेदा नहीं, बल्कि रस्सी की तरह लपेट लिया। वुल्फ लॉर्ड एक जादू करता है और कहता है, डाई। चारों तरफ मलबा और खून सा लाल धमाका फैल जाता है। यकीनन वो टाइगर जिंदा नहीं बचा। ये देखते ही यूमी पीछे मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। जितनी भी एम्बैरेसिंग बात हो, लेकिन एक सेंट्री की जीनियस लड़की को यहाँ से भागना पड़ा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल समन भी उस वुल्फ के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। लेकिन तभी कोई उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। वुल्फ हंसकर पूछता है, कहाँ भाग रही हो? इतनी आसानी से बच नहीं सकती। फिर वो उस पर हमला करता है और बोलता है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। उसकी स्पीयर सीधा लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक स्पार्क चमकती है और उसके सामने एक अजीब सी मछली गिरती है। वुल्फ लॉर्ड हैरान होकर कहता है, ये क्रीचर तो वेस्टर्न रीजन में होता है, यहाँ कैसे आया? वो साइड में देखता है और पाता है कि कोई और एक्सपर्ट आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा बॉय है, हमेशा की तरह चिल करता हुआ। वो हंसकर कहता है, टेंशन मत लो, मैं तो बस एक सिंपल फिशरमैन हूँ। बाहर स्मोक हिलने लगता है। सबको महसूस होता है कि कोई आ रहा है। पर्पल एनर्जी के बीच से एक कदम की गूंज सुनाई देती है। ये है जाओ युहुई, जो बिल्कुल अनहार्म्ड बाहर आती है। लोग शॉक में बड़बड़ाते हैं, ये सेंट्री की जीनियस सच में इस चैलेंज से बच गई। उधर गार्ड्स खुश हो जाते हैं कि उनकी प्लान कामयाब रही और वो
स्यूहसियन मर चुका है। लेकिन तभी यूहुई केव के एंट्रेंस की तरफ झुककर बोलती है, वेलकम ग्रेट मास्टर स्यूसियन। सभी लोग स्टुंडेड हो जाते हैं। ये अरोगेंट लड़की अचानक से मास्टर को क्यों रिस्पेक्ट दे रही है? फिर कोई कप्तान को इशारा करके कहता है, देखो, केव से एक भयानक ऑरा निकल रही थी। सबको शक होता है कि शायद कोई डीमन सील तोड़कर बाहर आ रहा है। अचानक एक वुल्फ का सिर बाहर निकलता है और सबका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो था तीसरे रेल्म का लीडर, वुल्फ लॉर्ड। कमांडर तुरंत रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का आदेश देता है, लेकिन तभी हमारा बॉय रियलाइज करता है कि उसने अपना हेलमेट उतारा ही नहीं। अब सब उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूर रहे हैं। इसी बीच यूहुई एक दिलचस्प बात पूछती है, मास्टर, मेरी ट्रेनिंग कब शुरू होगी? सब दंग रह जाते हैं। ये लड़की इस वीक लड़के को मास्टर क्यों कह रही है? गार्ड समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। असली प्रॉब्लम तो ये है कि स्यूसियन जिंदा बाहर निकल आया, और उससे भी बड़ा शॉक ये कि यूहुई उसे बचाने तक के लिए तैयार हो गई और उसे मास्टर कहने लगी। अब सीन रिवाइंड होता है 1 घंटे पहले कैव के अंदर। यूहुई सोचती है, क्या ये लड़का सच में फर्स्ट रियलम में है? हमारा बॉय आसानी से स्पीयर के थ्रस्ट से बच जाता है और एक छोटे वुल्फ को लगभग काट ही देता है। दोनों कई बार मूव्स बदलते हैं और लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार वुल्फ लॉर्ड भी मान जाता है। ये लड़का वाकई इंप्रेसिव है। मुझे बताया गया था कि ये फर्स्ट लेवल में है, लेकिन ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता। वो अपना स्पीयर तैयार करता है और कहता है कि अब उसे अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। सामने से आता है उसका वॉबली स्पीयर, जो सीधे हमारे लड़के की तरफ बढ़ रहा है। यूहुई को भी पता है कि उसकी टाइगर भी इस टेक्निक को झेल नहीं पाएगी, लेकिन जब वुल्फ लॉर्ड दोबारा देखता है तो उसके सारे हमले एक शेल पर लगे थे और उसके ऊपर से स्यूहसियन अपनी सोर्ड लेकर नीचे आ रहा था। किसी तरह वो वक्त पर ब्लॉक कर पाया, लेकिन अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ये कैसे हो रहा है? एक बिगिनर उसके बराबर कैसे लड़ रहा है? तभी हमारा लड़का बोलता है, तू गलत सोच रहा है। मैंने 7 दिन तक फिशिंग सिर्फ बराबरी करने के लिए नहीं की थी। उसकी सोर्ड से नीली ऑरा निकलने लगती है और वुल्फ लॉर्ड डर से कांप उठता है। सिर्फ उस सोर्ड का दबाव ही उसे जमीन से दबा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो कैसे हार रहा है, जबकि सामने वाला तो बिगिनर है। लेकिन हमारा लड़का सिर्फ स्ट्रांग नहीं हुआ, उसके पास ढेरों बफ्स भी हैं। अचानक वॉबली स्पीयर पीछे से घोंपने आता है, मगर एक तेज मूवमेंट में वो उसे सोर्ड से रोक देता है। फिर सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है और वुल्फ लॉर्ड दीवार से टकराकर गिर पड़ता है। धुएं के बीच एक इंसानी शक्ल दिखती है, लेकिन फिर वो दोबारा भेड़िया बनकर कहता है कि वो किसी मार्शल आर्ट्स बिगिनर से नहीं हारेगा। मगर स्यूसियन पहले ही उसकी पीठ पर है और कहता है, मैं तो बस एक बिगिनर फिशरमैन हूं, और अगले ही पल उसकी गर्दन उड़ जाती है। लेकिन तभी यूहुई नोटिस करती है कि वो सर नहीं बल्कि एक मास्क था। हमारा लड़का स्पीयर उसकी तरफ तान कर कहता है, तो मेरा शक सही था, तू इंसान है। फिर पूछता है कि वो इस केव में क्रीचर बनकर क्यों छुपा हुआ था। वो आदमी बताता है कि उसने एक एग्जॉर्सिज्म टेक्निक चुरा ली थी और पकड़े जाने वाला था, इसलिए उसके पास भागकर केव में छुपने और मॉन्स्टर बनने का ही ऑप्शन था। हमारा ग्रीडी लड़का तुरंत पूछता है, वो टेक्निक क्या है, मुझे दे दे। वो आदमी डिसअपीयरिंग होते होते कहता है, तेरे किसी काम की नहीं है, मुझे बेसिक्स समझने में ही 5 साल लग गए थे। उसका शरीर स्मोक में गायब हो जाता है। लेकिन हमारे लड़के को न सिर्फ वो स्पीयर मिला, बल्कि एक बुक भी मिली जिससे क्रीचर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। साथ ही वो लेवल अप भी कर गया और उसे डिसाइपल समन स्किल मिली। ये स्किल किसी को भी दूर से समन कर सकती है, लेकिन उसका कूल डाउन 1 घंटा है। तभी यूहुई कहती है कि ये बुक उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 4 वालों के लिए इफेक्टिव है। अगर वो अभी इसे सीखेगा तो बस टाइम वेस्ट होगा और प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। वो बिना कुछ बोले पूरा स्क्रोल निगल जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, जिससे लड़की थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसकी नजर उसके पैरों से होते हुए इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाती है और लड़की तुरंत समझ जाती है कि उसे गलत तरीके से देखा जा रहा है। तभी लड़का अपनी नई टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसी लड़की में बदल जाता है। वो शॉक में कूद पड़ती है। लगता है उसने ये टेक्निक कुछ ही मिनटों में मास्टर कर ली। लड़का उसके पास जाकर कहता है कि दिखने में तो मैं तुमसे थोड़ा लंबा हूं और ये खास हिस्सा थोड़ा छोटा। लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि डोंट टच दैट। वो ये भी कहती है कि उसका बदसूरत चेहरा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। मानना पड़ेगा, वो सच में खराब लग रहा था। लड़का फिर अपनी असली शक्ल में आ जाता है और पूछता है, क्या तुम डेमोन्स को कंट्रोल कर सकती हो? लड़की हंसकर कहती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी रगों में शॉ फैमिली का खून है। लड़का फिर पूछता है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है, भले ही तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी फैमिली को साउथ में लाखों लोग मानते हैं। मैं तुम्हें उसका फायदा उठाने नहीं दूंगी। फिर वो मुड़कर जाने लगती है और कहती है, अब चलो। तभी शिवशैन पूछता है, क्या तुम फिनिक्स को समन करना चाहोगी? यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। केव में आने से पहले एक्सप्लेनर बताता है कि शॉ फैमिली को उम्मीद थी कि वो 20 साल की उम्र तक फिनिक्स को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन इसके लिए शू को सिर्फ 2 साल में 7 से 8 रियल्म्स एडवांस करना होगा, जो नामुमकिन था। केव में वापस लड़की कहती है, भले ही तुमने एक टेक्निक कुछ सेकंड्स में मास्टर कर ली, लेकिन फिनिक्स को समन करने की बात ऐसे मत करो जैसे आसान हो। समन करने के लिए परफेक्ट ब्लड लाइन बॉडी चाहिए, 10th रियल्म तक पहुंचना होगा और फिनिक्स को इमॉर्टल रियल्म में हराना पड़ेगा। शिवशैन मुस्कुराकर कहता है, मुझे आसान तरीका पता है। अगर तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ
तो मैं चिकन को फीनिक्स में बदल दूंगा। लड़की शॉक हो जाती है कि ये बात वो इतनी सीरियस फेस से कह रहा है। वो इंसिस्ट करता है 2 साल में तुम अकेली कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरे साथ तुम्हें थोड़ी चांस है। यूए सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि ये अजीब लड़का सिर्फ 7 दिन में तीसरे रियम तक पहुंच गया और अभी तो उसने किताब खाकर टेक्निक भी सीख ली। शायद इस पर दांव खेलना ठीक रहेगा। बाहर आते ही यूए हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और कहती है मैं तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हूँ। साफ है वो उसकी नई डिसाइपल बन गई जो टेमिंग में स्पेशलाइज करती है। ये फैमिली मंसियन में कोई कहता है हम बर्बाद हो गए, वो लड़का 3rd रियम सर्वाइव कर गया और अब यूए हुई का दोस्त भी बन गया। माँ बेटे को समझाती है शांत हो जाओ। भले ही वो 3rd रियम तक पहुंच गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंशन के एक गार्ड को ही मार सकता है। लेकिन बेटा कहता है हम ऐसे चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। माँ अचानक बताती है कि उनके पास एक तरीका है। वो किसी अल्केमिस्ट से पॉइजन ला सकते हैं और चुपके से उसके खाने में मिलाकर उसे मार सकते हैं। यूए खुश हो जाता है, कहता है सबसे बढ़िया प्लान वही होता है जो शांति से और साफ सुथरे ढंग से हो। और हाँ, उसकी मौत से पहले उस कुक को उसके सामने ही मार देंगे ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। सच में ये बंदा तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ईवल निकला। और तभी एक छोटा सा मच्छर माँ की गर्दन पर बैठता है। तुम सोचोगे बस एक बूंद खून पिएगा, लेकिन नहीं, उसने करीब 8 लीटर खून चूस लिया और उसे मम्मी बना दी। उसका शरीर गिर जाता है और ये छोटा मॉन्स्टर अब बेटे की तरफ बढ़ता है। बेचारा लड़का अब मदद के लिए चिल्ला रहा है। अगले दिन लोग एक साइन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं उस पर क्या लिखा है। पता चलता है कि पूरा टाउन अब उस मस्कीटो को ढूंढ रहा है जिसने यीबा और उसकी माँ को मारा। पूरे शहर में गेट वाले इंसिडेंट की चर्चा है। सब कह रहे हैं हैरानी की बात है कि लड़का जिंदा बच गया। पास में युएन शू भी सुन रही है कि कैसे लोग बोल रहे हैं कि ले जाओ यूए होए अब हमारे लड़के की डिसाइपल बन गई है। वो उसे एक मैसेज लिखती है कि ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। उसी वक्त वो अपनी वर्चुअस कैलीग्राफी टैलेंट तक पहुंच चुकी थी, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट या स्क्रोल की मैजिक एनालाइज कर सकती थी। पेड़ के तने पर बैठे हमारा लड़का उससे कहता है कि इन सब बातों को इग्नोर करो। फिर पूछता है मैंने जो स्पिरिचुअल बैम्बू दिया था वो काम आया या नहीं। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन छिनफंग में अभी भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। तभी हमारे लड़के को एक साइड मिशन मिलता है। युएन शू को बॉडी आर्ट स्क्रॉल डिकोड करने के लिए देना है और किन फेंग को कुछ फायर बेस्ड स्किल्स सिखानी है ताकि उसकी कुकिंग बेहतर हो सके। वो जानता है कि दोनों इतने वीक हैं कि अकेले एक्सपीडिशन पर नहीं जा सकते, तो अब उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उसका मेन मिशन है टायर विलेज, जहां लोग अचानक बिना वजह जमकर मर रहे हैं। ये सोचकर हमारा लड़का अपने रूस्टर से कूदता है और मिशन पर निकल पड़ता है। गेट के पास पहुंचते ही कोई पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। हमारा लड़का जो अब डीमन सप्रेशन डिवीजन का हिस्सा है कहता है मैं इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। वो आदमी माफी मांगकर उसे अंदर ले जाता है, फिर बताता है कि 7 दिन पहले से लोग ऐसे फ्रीज होने लगे जैसे किसी ने उन्हें पजेस कर लिया हो, और वो ये पता नहीं कर पा रहा कि ये सब कौन कर रहा है क्योंकि करने वाला उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा लड़का कहता है चलो मैं ट्राई करता हूँ इन्हें हील करने का, लेकिन दूसरा आदमी तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दो ताकि टून सेंसी आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सके। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।